आज के इस लेक्चर में हम भारत और रूस के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम भारत और अमेरिका के संबंधों को पढ़ चुके हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों में हमने देखा था कि कोल्ड वॉर के दौरान, शीत युद्ध के दौरान टेंशन ज़्यादा रही थी, तनाव के मुद्दे ज़्यादा थे, सहयोग के मुद्दे कम थे। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कुछ बदलाव ज़रूर आया और हमारे भारत अमेरिका के संबंधों में सहयोग बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन रशिया के साथ हमारा ऐसा नहीं रहा। रशिया के साथ हमारे सिर्फ कुछ दौर ऐसा था जब हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। एक तो स्टालिन के दौरान, जब तक स्टालिन वहाँ के शासक रहे, जब तक हमारे संबंध नहीं डेवलप हो पाए, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो देश कम्युनिस्ट नहीं है वो हमारे खिलाफ है। और भारत ने, जैसे कि हमें पता है कि कम्युनिज्म की पॉलिसी को नहीं अपनाया था, हमने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाया था। लेकिन स्टालिन का दौर ज़्यादा लंबा नहीं रहा हमारी आज़ादी के बाद। और 1950 के दशक में ख्रुश्चेव जब वहाँ के शासक बने, कम्युनिस्ट पार्टी के हेड बने, जो वही महत्वपूर्ण पद होता है सोवियत सिस्टम में, तो उसके बाद हमारे संबंध मधुर होने शुरू हुए, नज़दीकियाँ बढ़ी। और नज़दीकियाँ ऐसी बढ़ी कि आज तक हमारे रूस को एक मित्र के रूप में देखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर आम जनमानस में भी एक छवि बनी हुई है, चीन हमारा दुश्मन है या जो है पाकिस्तान हमारा दुश्मन, उसी तरह की छवि हमारी रूस की मित्रता के रूप में बनी है कि रूस हमारा मित्र है। और ऐसे कई मौके आए जब सोवियत अमेरिका, जैसे हमने देखा था 1971 के युद्ध में हमारे बहुत खिलाफ हो गया था, तो सोवियत संघ ने कई मुश्किल वक्त में साथ दिया भारत का। तो हमारी जो दोस्ती है वो रशिया के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। हाँ, एक दौर आया सिर्फ जब यूएसएसआर का विभाजन हो गया और उसके बाद जब रशिया उसका रिप्रेजेंटेटिव बना, तो बोरिस येल्त्सिन जब रशिया के शासक बने, तो उस दौरान भी हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे थे। 8-9 साल तक, एक दशक के लगभग हमारे संबंध अच्छे नहीं डेवलप हुए रशिया के साथ। फिर व्लादिमीर पुतिन ने जब सत्ता संभाली तो उसके बाद से हमारा फिर संबंध सुधरने शुरू हो गए थे। तो यहाँ भी हम अमेरिका के संबंधों की तरह रशिया के संबंधों को भी दो पार्ट में पढ़ेंगे, कोल्ड वॉर के दौरान और कोल्ड वॉर के बाद। कोल्ड वॉर के दौरान जो संबंध है उसको हम इंडो यूएसएसआर रिलेशन बोलते हैं, क्योंकि जब तक सोवियत संघ उसको बोला जाता था। फिर कोल्ड वॉर ख़त्म ही इसके साथ हुआ था कि सोवियत संघ का विभाजन हो गया था और उस विभाजन के साथ ही रशिया उसका रिप्रेजेंटेटिव बना। तो कोल्ड वॉर के बाद के जो रिलेशन है उसको हम इंडो रशिया रिलेशन, और कोल्ड वॉर के दौरान के रिलेशन को हम इंडो यूएसएसआर रिलेशन के रूप में पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर जैसे अमेरिका के साथ संबंधों में हमने देखा था, वहाँ पर कोल्ड वॉर के दौरान ज़्यादातर मुद्दे जो थे वो तनाव के मुद्दे थे, जिनमें दोनों में सहमति नहीं थी। लेकिन रशिया के साथ हमारे सारे मुद्दे जो ऐसे रहे वो सहयोग के मुद्दे रहे, तनाव के मुद्दे उनमें नहीं थे। बस थोड़ी बहुत किसी बात पे सहमति हुई, लेकिन ज़्यादातर सहमति बनी रही थी। तो देखते हैं कि भारत और रशिया के साथ संबंध हमारे किस तरह से डेवलप हुए हैं। तो स्टालिन पीरियड, जैसे हमने पहले भी बता दिया है कि स्टालिन के दौरान जो है, स्टालिन की अप्रोच जो थी बड़ी रिजिड अप्रोच थी। वो नहीं मानता था, ये मानता था कि जो कम्युनिस्ट नहीं है वो, इसलिए मैं बात को मानता था कि भारत कम्युनिज्म नहीं अपनाया इसने, और इसने अमेरिका के साथ ना, ये ब्रिटेन के साथ कॉमनवेल्थ का भी मेंबर रहा, और वो इसको सच्ची स्वतंत्रता भी नहीं मानते थे। जैसे यहाँ के भी कम्युनिस्ट तो ये कहते थे सिर्फ ब्रिटेन से सत्ता जो यहाँ के पूंजीपतियों के हाथ में ट्रांसफ़र हो गई है और वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिले। तो इस तरह की सोच कम्युनिज्म की थी। स्टालिन की अप्रोच थी कि जो कम्युनिज्म नहीं है, जो कम्युनिस्ट नहीं है, वो सोवियत यूनियन के खिलाफ है। तो जब ऐसी सोच होगी तो संबंध अच्छे नहीं हो सकते। फिर 1949 में भारत ने जो है कॉमनवेल्थ जो बनाया, जो इंग्लैंड के अधीन, ब्रिटेन के अधीन जो भी कॉलोनीज थी, जो देश थे, उन सब का मिलकर एक संगठन बनाएगा कॉमनवेल्थ।
भारत ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली थी, उसका सदस्य बना था। तो इससे भी उसको लगा कि ये तो अभी उन्हीं देशों के साथ रहना चाहता है जो कैपिटलिस्ट है, तो इसको भी पसंद नहीं किया गया। फिर जो सोवियत डेवलपमेंट थी, यानी कि क्योंकि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका भी और सोवियत संघ भी दोनों इंटरफेयर करते थे अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए या विरोधी विचारधारा का प्रसार को रोकने के लिए, अपनी पसंद की सरकार किसी देश में स्थापित करने के लिए। तो मलाया में या जो सोवियत ने इंटरफेयर किया, तो भारत क्योंकि एक नॉन अलाइन कंट्रीज था, वो आलोचना करता था, अमेरिका की भी करता था, सोवियत संघ की भी करता था। जहाँ भी दूसरे देशों में इंटरफेयर, खासकर थर्ड वर्ल्ड के देशों में जहाँ भी इंटरफेयर किया जाता था, उसकी जो अनुचित लगता था बात, उसकी आलोचना करता था। हालांकि बाद में जब हमारे सोवियत संघ के साथ संबंध अच्छे बनने शुरू हुए, तो इस आलोचना में थोड़ी सी कमी आई थी, यानी कि इतनी तीखी आलोचना नहीं होती थी, बहुत कम करता था बात। लेकिन जब तक नहीं थे तो मलाया में, और फिर इसके बाद जो ग्रीस में जो अपना कम्युनिस्ट पार्टी को फैलाने का जो प्रयास किया, तो उसका भी इसने विरोध किया, भारत ने आलोचना की। तो इन दोनों बातों से ये लगा कि वो सोवियत संघ के खिलाफ है। इस वजह से स्टालिन के दौरान जो थे, भारत और सोवियत संघ के संबंध अच्छे डेवलप नहीं हो पाए थे। लेकिन सोवियत संघ के बाद, स्टालिन के बाद जो संबंध हमारे शुरू हुए, वो फिर अच्छे रहे और ऐसे अच्छे डेवलप हुए कि बाद में फिर वो महत्वपूर्ण, एक अच्छा दोस्त, एक रिलायबल फ्रेंड के रूप में सोवियत संघ की छवि बनी। बात में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत यूनियन की विजिट की 1955 में, और जो था क्रुश्चेव ने फिर भारत की यात्रा की। तो दोनों की इन यात्राओं से दोनों देशों के अच्छे संबंध डेवलप होने शुरू हुए। और इसमें भारत ने जब क्रुश्चेव ने यात्रा की, तो ये तो कश्मीर मुद्दे पर, और जो गोवा का मुद्दा था, कश्मीर मुद्दा तो जैसे डिस्प्यूटेड रहा ही है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो अमेरिका ने तो हमेशा उसको या तो डिस्प्यूटेड माना या पाकिस्तान का हिस्से के रूप में बताया, लेकिन सोवियत संघ ने हमेशा उसको भारत का हिस्सा बताया, खासकर जब हमारी दोस्ती रही थी। हालांकि फिर रशिया बनने के बाद बोरिस येल्सिन ने एक दो बार स्टेटमेंट ऐसी ज़रूर दी थी कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन पूरे शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान जो है, वो कश्मीर जब भी मुद्दा होता था, इस मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर जो है सोवियत संघ ने कई बार वीटो भी किया सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद कोई कार्रवाई करना चाहता था या वाद के खिलाफ प्रस्ताव पास करना चाहता था, तो सोवियत संघ ने वीटो प्राप्त करके उस कदम को रोक दिया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, कोई कार्रवाई यूएनओ के माध्यम से इसलिए नहीं हो पाई भारत के खिलाफ कोई भी। दूसरा गोवा का मुद्दा था। गोवा पुर्तगाल के अधीन था। लंबी बातचीत के बाद भी जो है वो पुर्तगाली इसको छोड़ना नहीं चाहते थे, गोवा, दमन और दीव को। तो अंत में भारत ने जो है सेना का इस्तेमाल करना पड़ा और गोवा को भारत में मिला 1962 में। तो पहले बात ये कहता था कि हम अपने मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाते हैं, तो वहाँ पर भारत ने सेना का प्रयोग किया। तो एक छवि की आलोचना है, भारत की एक आलोचना वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा आलोचना की गई कि उसने सेना का इस्तेमाल के गलत किया था, लेकिन सोवियत संघ ने इस मामले में भारत का साथ दिया था, उसने इसकी आलोचना नहीं की थी। उसके बाद फिर 1959 में बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा चाइना के साथ हुआ, 1962 में वॉर भी हुआ। तो इसमें जो था वो न्यूट्रल रहा, यानी कि चीन भी उम्मीद करता था कि सोवियत संघ उसकी मदद करे क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट देश थे, लेकिन इसमें मदद नहीं की। इस युद्ध में सोवियत संघ न्यूट्रल रहा था और अमेरिका ने भारत की मदद की थी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अमेरिका ने हथियारों की और आर्थिक मदद भी दी थी, उससे मदद भी मांगी थी नेहरू ने। तो सोवियत संघ इस मामले में न्यूट्रल रहा था, लेकिन उसने चाइना को भी कोई मदद नहीं दी थी। फिर बाद में 1960 के बाद ही उसने 1960 के दशक में ही आर्थिक और मिलिट्री सहायता यानी कि मदद देना शुरू कर दिया था भारत को। जो मदद मिलती थी वो चाइना से भी ज़्यादा मिलती थी, कितनी मदद चाइना को भी नहीं देता था जितनी उसने भारत को देना शुरू कर दिया था। 1962 में ही मिग
21 जो फाइटर जेट था उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करने को समझौता हो गया था, जो पहले वो चीन को मना कर चुका था। तो इन बातों से लगता है कि सोवियत संघ भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था, उससे मित्रता बनाना चाहता था। 1965 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो उसमें फिर मीडियोकर की भूमिका, यानी कि जो ताशकंद समझौता हुआ, ताशकंद रूस में जंग है, तो रूस के USSR के प्रधानमंत्री कोसिगिन थे, उन्होंने मध्यस्थता की और भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता करवाया था। हालांकि इसमें सोवियत संघ अमेरिका ने भी रूस का साथ दिया था कि उन देशों के बीच में समझौता करवाए। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो थी भारत और सोवियत संघ के संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण थी 1971 में जो एक फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी साइन की थी बात। 1971 में हालात बदलने शुरू हो गई थी और ये लगा था कि बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर लड़ाई होगी, और इस लड़ाई में भारत को ये भी अंदेशा था इंदिरा गांधी को कि ये जो है अमेरिका मदद कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में गुप्त एक सीक्रेट ट्रीटी की थी, जिसको गुप्त संधि के रूप में, क्योंकि पहले इसको पता नहीं था ये संधि की हुई है, तो उसमें एक सैनिक संधि के रूप में थी, यानी कि सैनिक मदद भी करनी थी युद्ध की स्थिति में सोवियत संघ को, यानी कि दोनों देशों को एक दूसरे को। और इस संधि के आधार पर बहुत बड़े आरोप भी लगे भारत पर कि भारत ने अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को छोड़ दिया है, क्योंकि गुट निरपेक्ष देश किसी के साथ सैनिक संधि इस तरह की नहीं कर सकता, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए संधि की थी। और इस संधि का फिर एक फ़ायदा भी देखने को मिला कि क्योंकि 1971 के जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने अपना युद्धपोत इंडियन ओशन में भेज दिया था भारत को धमकी देने के, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जब ये पता चला कि सोवियत संघ ने जब भारत के पक्ष में आवाज़ उठाई और कही कि वो भी युद्ध में शामिल हो सकता है यदि अमेरिका करेगा, तो फिर वो वापस चले गए। तो उसकी वजह से अमेरिका का इंटरफेयर रुक गया था। तो ये संधि जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी दोनों देशों के बीच में। हालांकि बोरिस येल्सिन के टाइम पर इसको एक्सटेंड करना था, जब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लॉज हटा दिए थे, इसको ज़्यादा महत्व फिर नहीं दिया था। इसी तरह 1974 में जो हमने पोखरण में टेस्ट किया तो वेस्टर्न वर्ल्ड में उसने कड़ी आलोचना की अमेरिका के साथ साथ और देशों ने, और कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए, कई तरह की सहायता भी रोक दी, लेकिन सोवियत संघ ने भारत की आलोचना उस मुद्दे पर भी नहीं की थी। इसके बाद जो है जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार ने पहले ही ये कह दिया था कि हम जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट अपनाएंगे। एक किस्म से उनका कहने का अर्थ ये था कि क्योंकि जब तक हमारा देश का झुकाव बहुत ज़्यादा हो चुका था सोवियत संघ की तरफ और बहुत गहरी मित्रता हो चुकी थी, हम न्यूट्रल होते हुए भी सोवियत संघ का पक्ष लेते थे, सोवियत संघ हमारा पक्ष लेता था, सोवियत संघ कहीं कोई इंटरफेयर करता था दूसरे देश में तो हम उसकी आलोचना नहीं करते थे, लेकिन अमेरिका कहीं भेजता तो उसकी आलोचना करते। तो झुकाव था और ये स्पष्ट भी दिखाई दे रहा था। तो जनता गवर्नमेंट एक किस्म से ये कहना चाहती थी कि हम इस तरह का झुकाव नहीं रखेंगे। तो कुछ ऐसा लगने लगा अंदेशा हुआ कि शायद भारत और सोवियत संघ के संबंधों में कुछ स्थिरता आएगी, गर्मजोशी अब नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा ज़्यादा नहीं हो पाया। हालांकि वो सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं रही, 2 साल के लगभग ही सरकार रही, लेकिन ज़्यादा बदलाव कुछ भी नहीं हो पाया और भारत और सोवियत संघ के संबंध ऐसे ही प्रगाढ़ बने रहे थे। सोवियत संघ ने फिर इंटरफेयर किया अफ़गानिस्तान में। सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसको कहते हैं फिर एक किस्म से जो तनाव शैथिल्य आया था कोल्ड वॉर में, दोबारा से तनाव बढ़ गया था और लंबे समय तक ये रहा। 1979 के आसपास ने सेना भेजी थी और जब तक शीत युद्ध खत्म होने के कगार पर जब बात थी तब इस सेना वापस आई। तो कई सालों तक अपनी सेनाएं रखी थी, इंटरफेयर किया था, वहाँ पर साम्यवादी सरकार को स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। तो उसमें भारत ने सभी मुल्कों से बहुत आलोचना, लेकिन भारत की तरफ से कोई ऐसी आलोचना नहीं की गई थी। फिर जो राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1985 में सोवियत संघ की विजिट की और इकोनॉमिक एग्रीमेंट पे, क्योंकि जब तक पहले हमारे कोल्ड वॉर के जो संबंध थे मुख्य फोकस पॉलिटिकल रिलेशन खासकर मिलिट्री रिलेशन पर था। आज भी हम सबसे ज़्यादा हथियार जो हैं वो रशिया से ही खरीदते हैं।
तो हथियारों के मामले में, डिफेंस के मामले में अमेरिका के साथ हमारा सहयोग अब बाद में शुरू हुआ है, कोल्ड वॉर के काफ़ी बाद। लेकिन पहले हमारे डिफेंस रिलेशन थे, मिलिट्री रिलेशन थे, वो सबसे ज़्यादा रशिया के साथ ही रहे थे। फिर 1980 के दशक में आते आते फिर इकोनॉमिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाने लगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाने लगी। तो इकोनॉमिक एग्रीमेंट हुए जब राजीव गांधी हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने रूस की यात्रा की थी। फिर गोरबाचोव ने भी यात्रा की और राजीव गांधी से मीटिंग की 1980 में। तो इस तरह से राष्ट्राध्यक्षों की जो मीटिंग हुई उससे भी हमारे संबंध जो हैं वो मजबूत होते चले गए। अब आता है इंडो रशिया रिलेशन, यानी कि शीत युद्ध के बाद भारत और रशिया के संबंधों में क्या क्या मुद्दे रहे। बोरिस येल्सिन के पास सत्ता आई, उसके रशिया के प्रमुख वही बने यूएसएसआर के विभाजन के बाद, और उन्होंने जो हमारी मित्रता थी बरसदियों पर उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। वो उसने खुद अपने संबंध अमेरिका के साथ और पाकिस्तान के साथ डेवलप करना चाहता था, खुद चाहता था कि अमेरिका के साथ संबंध सुधरे, और इसमें भारत को बाईपास किया गया। डीन्यूक्लियराइजेशन का प्रपोजल पाकिस्तान लेके आया साउथ एशिया में, कि साउथ एशिया में डीन्यूक्लियराइजेशन का मतलब कि परमाणु हथियार एरिया में नहीं बनाएंगे, यानी कि साउथ एशिया के देश परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, जबकि भारत अपने परमाणु प्रोग्राम को नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए उसने एनपीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इस प्रस्ताव को पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लेकर तो रूस ने उसके फेवर में वोट किया था। फिर कश्मीर मुद्दे पर भी जो हमेशा भारत का इंटीग्रल पार्ट मानता रहा था सोवियत संघ, उसने इसको अब डिस्प्यूटेड टेरिटरी के रूप में घोषित कर दिया था भारत पाकिस्तान के बीच में। और अमेरिका जो रशिया है वो पाकिस्तान को भी हथियार बेचना चाहता था, पहले वो भारत को हथियार ज़्यादा बेचता था। और जो था यूएनओ के अमेरिका के दबाव में आकर उसने क्रायोजेनिक इंजन का एक सौदा हुआ था। क्रायोजेनिक इंजन, क्योंकि जो हमें स्पेस में जो हमें सैटेलाइट छोड़ने होते हैं तो उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन की आवश्यकता होती थी। तो टेक्नोलॉजी भारत के पास जब तक नहीं थी तो अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत को टेक्नोलॉजी मिले, तो रूस ने उसके दबाव में आकर हमें इंजन तो देने की बात कह दी कि इंजन दे देंगे, बने हुए इंजन तैयार जो है, लेकिन टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था यूएस प्रेशर में। तो इससे भी हमारे संबंधों में थोड़ी सी खटास आई थी। और जो हमारे जो इंडियन आर्मी, क्योंकि बहुत सारे वेपन्स या जो टैंक हुए या फिर फाइटर जेट हुए, ये सभी हमें बड़े बड़े हथियार जो तो रूस से ही खरीदते थे, यूएसएसआर से खरीदते थे, तो उनकी रिपेयरिंग का काम भी उन्हीं के द्वारा होता है। स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती थी वो भी हमें वहीं से मंगाने पड़ते थे। तो उसमें जो बहुत ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स उनको भी रोक दिया गया था, यानी कि उनको भी समय पर डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर टर्निंग पॉइंट आया बोरिस येल्सिन के टाइम पे, जो रिश्तों में स्थिरता आ गई थी, उसमें फिर दोबारा से गर्मजोशी आनी शुरू हुई जब विभाजन के 9 साल बाद यानी कि 2000 के दशक में आकर जब व्लादिमीर पुतिन ने इसकी जगह पे बोरिस येल्सिन बीमार हो गए तो उसकी जगह पर इनको शासक बनाया गया, इनके हाथ में सत्ता आई और आज तक भी इन्हीं के हाथ में है। तो उसके बाद से फिर ये हमारे संबंध दोबारा से सुधरने शुरू हुए थे। भारत और रशिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी दोनों देशों में 2000 में। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिस तरह से हमने अमेरिका के साथ भी साइन की थी कि हम जो हैं अपने इसमें सिर्फ खरीदने बेचने तक ही अपने संबंध नहीं रखेंगे, बल्कि स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे, कई मुद्दों पर लेकर स्ट्रेटेजी बनाकर भी उसको हम अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। एनुअल समिट शुरू हो गई 2000 से, यानी कि शिखर वार्ता, जिसमें हमारा अध्यक्ष और उनका अध्यक्ष हर साल मिलेंगे। इसके अलावा जो और इंटरनेशनल इंटरेस्ट के जो और संगठन बनाए गए तो वहाँ पर भी दोनों देश आपस में सहयोग करते थे। यूएन के मुद्दे पर ब्रिक्स सम्मेलन के माध्यम से भी, जिसमें रशिया और इंडिया दोनों शामिल हैं, G20 भी, या संघाई कोऑपरेशन। तो इन संगठनों में भारत और रशिया दोनों सदस्य हैं और उन संगठनों के माध्यम से भी ये आपस में सहयोग करते हैं।
रसिया जो भारत में एक संघर्ष कर रहा है यूएनसी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए, उसके लिए भी रसिया हमेशा हमारा साथ देता है। रसिया कहता है कि बात को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अब बाद में तो अमेरिका भी इसका समर्थन करता है। तो चीन को छोड़कर सभी देश कई मौक़ों पर ये कह चुके हैं कि हम भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। तो भारत ने एक तो रसिया ने फिर ये बात भी कही। इसके अलावा फिर जो दो और ग्रुप हैं जिसकी मेंबरशिप भारत चाहता है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, एपेक और कई संगठनों में, तो उन मामले में भी रसिया सपोर्ट करता है कि इसको मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अभी रसिया ने जो है एक मैकेनिज़्म डेवलप किया है, एनुअल मिनिस्ट्री लेवल डिफेंस रिव्यू विद इंडिया। तो दोनों देश इस मामले में जो है एक मीटिंग होगी मिनिस्ट्री लेवल पर जो रिव्यू करेगी भारत के इन संबंधों को, भारत रसिया के संबंधों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। एक और जो सिस्टम शुरू किया, एक मैकेनिज़्म शुरू की गई है, इंडो रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन। तो ये भी एक बहुत कंप्रिहेंसिव मैकेनिज़्म है जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को उन एरियाज़ को ढूंढने की बात जहाँ पर स्कोप हो सकता है आगे रिश्तों को आगे बढ़ाने का या सहयोग बढ़ाने का, तो उस मामले में ये जो है कमीशन काम करता रहता है। अब हमने देख लिया, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से एरिया के, बहुत सारी बातें उन्हें पढ़ ली कि कोऑपरेशन रहा है। तो एक तो कम्बैट टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म के मामले में दोनों देश सहयोग करते हैं। भारत कश्मीर के आतंकवाद से पीड़ित है, कश्मीर में जो पाकिस्तान की तरफ से समर्थित आतंकवाद होता है, और दूसरी तरफ रसिया जो चेचन्या जो है वो आतंकवादी घटनाएं करते रहते हैं। तो दोनों मुद्दे पर दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कश्मीर मुद्दे पर रसिया भारत का सहयोग करता, समर्थन करता है, और चेचन्या मुद्दे पर भारत जो है वो रसिया का समर्थन करता है। तो दोनों देश आतंकवाद को रोकने के लिए, उसको मिटाने के लिए सहयोग करते हैं। इस मामले में यूएसए की हेजिमनी, यूएसए के साथ हमारी मित्रता भी, सहयोग भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई देश यदि ज़्यादा ताकतवर होता आता है तो अपने आप एक खतरे के रूप में उसको देखा जाता है। तो यदि यूएसए ज़्यादा डोमिनेंस अपनी जमाने लगे तो उसको बैलेंस करने के लिए हमेशा दोनों बैलेंस करना चाहते हैं। दोनों का इंटरेस्ट है, रशिया का भी और भारत का भी, और अकेले दोनों नहीं कर सकते तो सहयोग करते हैं, कई बार संगठन बनाते हैं। तो रसिया और इंडिया इस मामले में यूएसए की हेजेमनी को रोकने के लिए भी आपस में सहमत होते हैं और सहयोग करते हैं। यूएनएससी भारत की सुरक्षा यूएनओ की सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट के लिए समर्थन करता रहा है हमेशा रशिया। स्पेस में कोऑपरेशन, पहला हमारा जो आर्यभट्ट उपग्रह था वो रशिया के सहयोग से ही, यूएसएसआर के सहयोग से ही भेजा गया था। इसके अलावा दोनों प्रोजेक्ट में काम करते हैं ताकि स्पेस को एक्सप्लोर किया जा सके या वहाँ पर और अपनी सैटेलाइट वगैरह छोड़े जा सके। एयरक्राफ्ट मिसाइल डेवलपमेंट में दोनों देश मिलकर काम करते हैं, सहयोग करते हैं। एनर्जी सेक्टर में एनर्जी प्राप्त करने के लिए भी वर्किंग ग्रुप बनाए हुए हैं जहाँ पर एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग कर सके। न्यूक्लियर कोऑपरेशन, कई सारे न्यूक्लियर प्लांट लगाए हुए हैं जो कैसे कुंडलकुलम में या और भी कई जगह जो रशिया के सहयोग से लगाए गए हैं। रशिया उनको मदद करता है। और न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ होने के बाद जो कई प्रतिबंधों की वजह से रशिया मदद नहीं कर पा रहा था, अब उसकी वजह से अब जब क्योंकि बैन अब सभी से हट गया है, जो सप्लाई नहीं कर पाते थे टेक्नोलॉजी या फ्यूल बात को, अब इस क्षेत्र में न्यूक्लियर फील्ड में और ज़्यादा सहयोग बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। डिफेंस कोऑपरेशन कभी से रहा है, हमारे हथियारों के मामले में बहुत ज़्यादा हम वहीं से खरीदते रहे हैं। और ज्वाइंट एक्सरसाइज, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, वो भी हम करते रहे हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, व्यापार के मामले में भी फ्री ट्रेड एरिया तो साइन नहीं हो पाया है, लेकिन कई मामलों में जो है हम व्यापार बढ़ाने की कोशिश, हालांकि व्यापार के मामले में हमारा ज़्यादा बड़ा भागीदार रशिया आज तक नहीं है जितना बड़ा भागीदार चाइना या अमेरिका है। तो उसकी कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से ज़्यादा भागीदारी नहीं हुई है। और इसमें भी जो है ट्रेड डेफिसिट हमेशा भारत का रहता है, यानी कि भारत आयात वहाँ से
ज़्यादा करता है और निर्यात कम करता है। तो इन कोऑपरेशन को थोड़ा थोड़ा महत्वपूर्ण बातें और देख लेते हैं। जैसे मिलिट्री रिलेशनशिप है। मिलिट्री रिलेशनशिप, एक तो बात स्पष्ट है कि सबसे बड़ा सप्लायर हथियारों का यूएसएसआर या रशिया रहा है। दूसरा 1997 में एक 10 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ जिसमें कंप्लीट वेपनरी के परचेज की भी बात थी, जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन की बात थी, यानी कि मिलकर हथियार बनाएंगे और जॉइंट मार्केटिंग भी करेंगे आर्मामेंट की, यानी कि मिलकर उन हथियारों को बनाएंगे भी और बेचेंगे भी, और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भी जो मार्केट में बेचने के लिए उसमें दोनों देश मिलकर काम करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि 68% शेयर जो इसका रहा है रशिया का, जो भारत के जो आर्म सप्लाई होते हैं उनमें 2012 से 16 तक भी देखा जाता है तो 68% शेयर रशिया का रहा है। हालांकि इस मामले में भारत थोड़ा डाइवर्स होना चाहता है, यानी कि डाइवर्सिटी लेके आना चाहता है कि एक देश पर इतना ज़्यादा निर्भर नहीं हुआ जाए कि हम दूसरे हमारे संबंध बिगड़ जाए तो फिर हमारी सारी हथियारों की सप्लाई ना रुक जाए। तो भारत अब और भी मार्केट में देखता है और देशों के साथ भी इस तरह से सौदे करना चाहता है। इसके अलावा अब बायर सेलर रिलेशनशिप हमारी नहीं रही है, बल्कि जॉइंट रिसर्च या डेवलपमेंट या ट्रेनिंग, सर्विस टू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और जॉइंट एक्सरसाइज, ये सारी बातें हमारे मिलिट्री रिलेशनशिप में अब महत्वपूर्ण पार्ट उसका बन चुकी हैं। इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात है कि 2002 से 2012 तक के $1.5 बिलियन से $11 बिलियन हो चुके हैं और 2025 तक हमारा लक्ष्य इसको $30 बिलियन तक लेके जाना है आपसी व्यापार को। इसके अलावा दोनों ज्वाइंट स्ट्रेटेजी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जिससे इकोनॉमिक कंपोनेंट उनको आगे बढ़ाया जा सके बायलैटरल ट्रेड में। इसके अलावा एक ज्वाइंट स्टडी ग्रुप बनाया गया है जो इस बात की कि फ्री ट्रेड एरिया पर कैसे साइन किया जाए, और यदि हमें रशिया से फ्री ट्रेड एरिया पर साइन करने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाना है, व्यापार बढ़ाना है फ्री ट्रेड के माध्यम से, तो ये एक ग्रुप है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAU, तो इस पर साइन करने पड़ेंगे क्योंकि रशिया इसका मेंबर है, इसमें कजाकिस्तान, अर्मेनिया, किर्गिस्तान, बेलारूस भी है। तो इससे शामिल अगर इससे हमारे हस्ताक्षर हो जाते हैं, समझौता हो जाता तो फिर इन देशों के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए या स्पेस में एक्टिविटी और ज़्यादा उसमें रिसर्च करने के लिए दोनों देश आपस में सहयोग करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जो है आर्यभट्ट जो हमारा पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था वो भी सोवियत यूनियन के सहायता से ही हुआ था 1974 में। 2004 में स्पेस रिलेटेड बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिसमें एक तो है इंटरगवर्नमेंटल अम्ब्रेला एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन द आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पजेज, और दूसरा एग्रीमेंट जो है वो है इंटर स्पेस एजेंसी एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन द रशियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास। तो रशिया अपना खुद का अब तक तो जैसे मेन जीपी है जो अमेरिका का ये नेविगेशन सिस्टम है, तो रशिया अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर रहा है, भारत भी अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर रहा है। तो एक ग्लोनास है, इसमें भी भारत और अमेरिका मिलकर भारत और रशिया मिलकर काम कर रहे हैं। फिर 2007 में दोनों देशों ने जॉइंट लूनर एक्सप्लोरेशन को भी यानी कि चांद की खोज करने के उसकी सतह की खोज करने के लिए भी मिलकर दोनों काम करते हैं दोनों देश। साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में भी, साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में एक इसके अंडर इस प्रोग्राम ILTP के अंडर दोनों मदद करते हैं, एक दूसरे के सहयोग करते हैं, इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन, जिसमें वो इस फील्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में आपस में सहयोग कर रहे हैं। न्यूक्लियर कोऑपरेशन 2009 में न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, जैसे अमेरिका के साथ डील होने के बाद फिर रास्ते खुल गए थे हमारे, क्योंकि अमेरिका ने जब प्रतिबंध हटा लिया तो फिर कई देशों ने और भी हमारे साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी, जिसमें रशिया महत्वपूर्ण है और रशिया पर हमें ज़्यादा भरोसा है कि उससे हमें जो सहयोग वो मिलता रहेगा। तो भारत ने रशिया में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट कुंडनकुलम 2 पहले चल रही थी, 2 यूनिट और समझौता हुआ,
और फिर आगे ये भी है कि जो व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया की विजिट की 13वीं एनुअल समिट के तहत 2012 में, तो उसमें सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का एक रोड मैप तैयार किया गया, एक्सेप्टेड किया गया। और इसमें ये था कि बहुत सारे 16 to 18 न्यू रिएक्टर कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे रशिया के सहयोग से, जिनकी कैपेसिटी जो होती है होगी वो हर एक की 1000 मेगावाट कैपेसिटी होगी। तो इसलिए इस फील्ड में दोनों रशिया का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। अब ये हमारे संबंध थे, भारत के और रूस के संबंध या यूएसएसआर के सहयोगपूर्ण रहे हैं। कई मामलों में मिलिट्री सहयोग ज़्यादा रहा है। अब क्योंकि और फील्ड में जैसे अमेरिका के साथ हम स्पेस में, साइंस टेक्नोलॉजी में या कल्चर में, एजुकेशन में, हर जगह पे सहयोग हम कर रहे हैं आपस में। एरिया ऑफ डिफरेंसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ हैं जहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। आजकल भारत की अमेरिका के साथ दोस्ती ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसको भी रशिया ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि हम उनके साथ डिफेंस रिलेशनशिप भी हमारी ज़्यादा बढ़ रही है। तो एक तो ये कुछ मुद्दों में स्थिरता लाते हैं। फिर दूसरी तरफ भारत भी ना, रशिया भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, उसको भी हथियार देता है या उसके साथ भी ज्वाइंट एक्सरसाइज करता है, तो ये भारत को पसंद नहीं है। तो इस मामले में दोनों में थोड़ी सी करवाट होती है। एक जैसे हमने पहले भी बताया था कि सोर्सेज ऑफ वेपन्स जो हैं, भारत रूस पर ज़्यादा निर्भर रहा है। अब भारत अपनी इसको थोड़ा डाइवर्स करना चाहता है, एक डाइवर्सिटी लेके आना चाहता है, विविधता लेके आना चाहता है, ताकि हम एक देश पर ज़्यादा निर्भर ना रहे। अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए हमें अलग अलग सोर्सेज से ले लेने चाहिए, ताकि अगर ऐसा ना हो कि उस पर निर्भर होने की वजह से उसके दबाव में ना आए, या फिर हो सकता है कभी संबंधों में कटुता आ जाए, तो कभी ये सप्लाई रुक जाए। तो इस वजह से जब और मार्केट बाहर तलाश करता है तो इससे भी रशिया नाराज़ होता है। और एयरक्राफ्ट कैरियर गोश्को की बात रही है, ये युद्ध पोते एक देना था, लेकिन समय के साथ साथ इन्हें तो समय पर दिया गया, और फिर इसकी कीमत भी कई गुना बढ़ा ली धीरे धीरे करके, क्योंकि डिले होता अगर कीमत भी बढ़ाते रहे तो इससे दोनों देशों में एक कड़वाहट बनी थी थोड़ी सी। इसके अलावा ज़्यादातर मुद्दों में सहयोग ज़्यादा रहता है यूएस की हेजिमनी को रोकने के लिए या डिफेंस क्षेत्र में। तो आज भी कई फील्ड में, अब तो सिर्फ ये नहीं रहे, अब तो डिफेंस का है, कल्चर का है, एजुकेशन का है, साइंस टेक्नोलॉजी का है, स्पेस का है, बहुत सारे फील्ड ऐसे हो चुके हैं जहाँ पर दोनों देश आपस में सहयोग कर रहे हैं। और आज भी एक आम आदमी के नज़र में भारत और रूस की छवि है, वो मित्रता की छवि है। भारत के लोग रूस को एक रिलायबल फ्रेंड मानते हैं। हमारी सरकार का भी ये मानना कि हम भरोसेमंद मित्र है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अमेरिका पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता, क्योंकि जब भी तनाव होता है तो अमेरिका सारी सहायता रोक देता है और कई बातों पर नाराज़ हो जाता है। तो रूस के साथ हमारी मित्रता उससे ज़्यादा गहरी मानी जाती है अमेरिका से। भले ही आज हम अमेरिका के भी काफ़ी नज़दीक चले गए हों, लेकिन शुरू से रूस से हमारी मित्रता शुरू से ही रही है। तो ये था हमारा विश्लेषण भारत और रूस के साथ संबंधों का। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।